सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका AK क्लासेस HMS में। आज हम 11 फरवरी 2018 जो रीट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ व्याकरण के थे और ज़्यादातर जो शिक्षण विधियाँ थी पॉइंट को आधार रखते हुए हर एक पॉइंट है उसको मेन बिंदु है उसको रखते हुए इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारिता अभवत। अब देखिए भंडारकर मतानुसार किस प्रकार की जो पद्धति है उसका प्रयोग किया गया था, उपकारित होगी। भंडारकर एक हम ये कह सकते हैं व्याकरणिक यानी व्याकरण पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है? व्याकरण पद्धति है और व्याकरण पद्धति ही इसी के अनुसार मानी जाएगी। कैसे? वार्तालाप पद्धति है जिसमें वार्तालाप किया जाता है, और परंपरागत पद्धति जो प्राचीन काल में जो भाषण विशेष के द्वारा या विशेष जो व्याख्यान के द्वारा इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये परंपरागत पद्धति वो पद्धति थी जिसके अंतर्गत बच्चों को बिठा करके और फिर उसका शिक्षण करवाया जाता। उसमें लेखन नहीं होता था और सिर्फ वक्ता है बोलता रहता, श्रोता सुनता रहता था। और व्याकरण अनुवाद पद्धति इसमें जिसमें व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है। भंडारकर मतानुसार ये कहते हैं व्याकरण के नियमों को कैसे सिखाया जाता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन लास्ट है पाठ्य पुस्तक पद्धति जिसमें पाठ्य पुस्तक को आधार मानकर इसको पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट बिंदु हमारा है, कस्या पद्धतो शिक्षण सर्वमौखिकम आसीत। यानी कौन सी पद्धति है जो शिक्षण विशेष है उसकी सभी मौखिक पद्धति के रूप में मानी जाती है। यानी कस्या पद्धतो शिक्षण सर्वमौखिकम आसीत। अब सर्वमौखिक पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा हुआ, यानी कौन से क्वेश्चन? परंपरागत पद्धति। ये पहले भी आ चुकी है हमारे। परंपरागत पद्धति आपको बताया था कि परंपरागत पद्धति क्या करते थे, जो लेक्चर अपने कैसे थे गुरु या विशेष वो क्या करते मौखिक पद्धति के द्वारा पढ़ाए जाते। तो ये परंपरागत पद्धति ही मौखिक पद्धति मानी जाती है। तो उसके बाद में हमारा ये क्वेश्चन था, कस्या पद्धति मौखिकम आसीत। मौखिक कैसे पढ़ाई जाती है, तो वो कौन सी थी? परंपरागत पद्धति है, वही क्या कहते हैं मौखिक थी। अब इसके अंदर भंडारकर पद्धति व्याकरण पद्धति थी, पाठ्य पुस्तक आपको बताई दी। उसके बाद निर्बाध पद्धति क्या होती है? प्रत्यक्ष पद्धति होती है। हम डायरेक्ट जिसको हम पढ़ाते हैं ना बच्चे को, वो डायरेक्ट विशेष होते हैं, वो पद्धति के रूप में जानी जाती है। तो हमारा ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? परंपरागत पद्धति को क्या जाता है? मौखिक माना जाता है, मौखिक पद्धति मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा अध्ययनार्थ, भाषा के अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न भवति। अंतिम प्रयास होता है वो क्या होता है? प्रयत्न मतलब यहाँ होता है प्रयास। प्रयत्न क्या होता है? प्रयास। तो अंतिम प्रयास में क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या है कि जो वक्ता होता है वो भाषण देता है, उसके बाद में श्रोता सुनता है, उसके बाद में वो क्या करता है? सुनने के बाद में लेखन विशेष वो करता है, उसके बाद वाचन करता है, वाचन के बाद में वो लेखन करता है। पहले क्या करता है? वे हमेशा भाषण होता है, वक्ता द्वारा भाषण किया जाता है। उसके बाद में क्या करता है? श्रोता क्या करता है? सुनता है। और उसके बाद में क्या है? जब भाषण करने के बाद यानी व्याकरण पद्धति होने के बाद में क्या है? उन व्यक्ति विशेष से या जो श्रोता है उनसे क्या वाचन करवाया जाता है, और अंतिम जो स्थिति होती है वो क्या होती है? लेखन होती है। तो हमारा आंसर क्या, अंतिम क्या प्रयत्न होता है? वो लेखन। यानी इसका आंसर भी क्या होगा? लेखन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बिंदु में हमारा क्या है? पॉइंट है 64वां क्वेश्चन, संस्कृतम अस्ति। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक परिष्कृत है। क्या है? परिष्कृत भाषा है। परिष्कृत भाषा का मतलब परिष्कृत भाषा का मतलब होता है कि जो शुद्ध की हुई परिष्कृत। जब परिष्कृत होती है वो संश्लेषित होती है। परिष्कृत होती है वो संश्लेषित होती है। तो यहाँ देखिए विश्लेषणात्मक भाषा होती है, संरचनात्मक भाषा होती है और विमर्शनात्मक भाषा होती है या संश्लेषणात्मक भाषा होती है। परिष्कृत का अर्थ ही होता है संश्लेषणात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। परिष्कृत मतलब बिल्कुल शुद्ध की हुई, संश्लेषणात्मक का अर्थ होता है वहां बिल्कुल शुद्ध की हुई। शुद्ध का मतलब है हर प्रकार के व्याकरणिक नियमों को आधार मान करके उस भाषा का निर्माण किया गया हो। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट बिंदु है
65वां क्वेश्चन, श्याम फलक यानी श्याम फलक मतलब श्याम पटल, श्याम फलक से अधिकाधिक उपयोगितम इति परामर्श कस्मिन् सिद्धांतो। श्याम पट है, इसका प्रयोग अधिक से अधिक परामर्श कस्मिन् सिद्धांत, कौन से सिद्धांत में दिया गया है, यानी सबसे ज्यादा जो परामर्श है वो कौन से सिद्धांत में दिया गया है। तो यहां देखिए सबसे पहला अभ्यास सिद्धांत में, अभ्यास के अंदर सक्रियता सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत में रुचि सिद्धांत, रुचि सिद्धांत में मौखिक कार्य सिद्धांत या मौखिक कार्य सिद्धांत के अंदर। अब देखिए सबसे पहले बता देता हूं कि अभ्यास है वो भी किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया जाता। जो श्याम पट के अंदर है लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया, अभ्यास किया जा सकता है लेकिन लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया जा सकता। सक्रियता, बच्चों को ज्यादा सक्रिय नहीं किया जा सकता, यानी आपने क्या किया कि बोर्ड के यानी श्याम पट के ऊपर कुछ लिखा और लिखने के बाद मान लीजिए चित्र बना दिया और चित्र बनाने के बाद में आपको कुछ बता दिया, तो वो बच्चा क्या करता है ज्यादातर इसमें सक्रिय नहीं रहेगा। क्यों कि बच्चा पीछे बैठा है तो वो हो सकता है कि ध्यान उसका और कहीं केंद्रित हो। उसके बाद में क्या है रुचि सिद्धांत है, जब तक आप श्याम पट को रुचि का सिद्धांत नहीं मानोगे यानी रुचि उसमें पैदा नहीं करोगे बच्चे की, तब तक वो श्याम पट है वो सक्रिय नहीं हो सकता और न ही उसके अंदर अभ्यास हो सकता और न ही मौखिक कार्य हो सकता। कि मौखिक कार्य बच्चे से क्या उठ के जैसे खड़ा किया और खड़े करने के बाद में अपने काठिन्य निवारण करवाते हो तो बच्चा क्या करता है उसको पढ़ लेता है और पढ़ के उसका उत्तर बता देगा, लेकिन उसकी रुचि है या नहीं है, उस रुचि को आप बनाओगे तो रुचि का सिद्धांत है बिल्कुल सही आंसर होगा, निश्चय ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन हमारा है वाग रूपम भाव प्रकटनम इति उक्ते किम, यानी वाक ने वाणी होती है, वाक क्या होती है वाणी होती है, वाक वाणी होती है और वाणी में क्या होता है कि उसका भाव रूप है वो कैसे प्रकट किया जाता है, वाणी होती है उसमें भाव प्रकट कैसे किया जाता है, इसके अंदर में क्या कहा गया है, तो कहा गया है भाषणम, लेखनम, पठनम और श्रवण, यानी वाणी हमेशा किस रूप में होती है कि भाषण के रूप में होती है, लेखन के रूप में प्रसिद्ध होगी या पठन के रूप में होगी और या श्रवण के रूप में होगी। तो सबसे देखिए सबसे ज्यादा क्या होगा भाव जो प्रकट किया जाएगा वो किस में होगा श्रवण विशेष के अंदर प्रकट किया जाएगा, श्रवण विशेष उसके अंदर प्रकट किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, द ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 67वां क्वेश्चन है लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वाग अनुवर्ते इत्यादि इदम पदम कुरुत है, क्या है लौकिका नाम संसारिक ही साधु नाम वाग अनुवर्ते इति आदिकम पद्यम कुत गृहीतम, ये जो सूक्ति है एक क्वेश्चन हमारा सूक्ति का है, कहीं से भी आ सकता है, रामायण से, गीता से, महाभारत से या रामचरितमानस से, कहीं से आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन एक आएगा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, तो वो उक्तियां हैं या सूक्तियां हैं उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये सूक्ति कहां से ली गई है, गृहीता मतलब कहां से ली गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, उत्तर रामचरितमानस से ली गई है, मृच कटिकम से ली गई है, मुद्रा राक्षसात से ली गई है। तो ये जो सूक्ति है वो उत्तर रामचरितमानस से ली गई है, किससे ली गई है उत्तर रामचरितात है, रामचरितमानस उससे ली गई है, तो उत्तर रामचरितात से ली गई है, चरितात मतलब पंचमी विभक्ति दी गई है, तो वहां से इसको ग्रहण किया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर 68वां नंबर क्वेश्चन है छात्रा श्रवण अपेक्षा पठनेन अधिक ज्ञानम सम उपार्जयन्ति इति, यानी छात्र है सुनने की अपेक्षा पढ़ने के द्वारा अधिक ज्ञान है वो अर्जित कर सकता है। परामर्श विधि विद्यते, ये परामर्श कौन से कौशल में दिया गया है, यानी कौशल कौन सा है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं पठन कौशल। जब आपको बताया दिया कि पठन विशेष के अंदर यानी श्रवण की अपेक्षा सुनने की अपेक्षा किसमें पढ़ने में अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है, ये कौन सा कौशल है, तो पढ़ने में दिया गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा कि पठन कौशल ही होगा। जब आपको बताया सुनने की अपेक्षा, जो सुनते हैं उससे ज्यादा क्या है पढ़कर बच्चा ज्ञान अर्जित कर जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि एक आपको जब अध्यापक होता है पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में सहस्वर वाचन करवाता है, सहस्वर वाचन करवाता है और उस वाचन में क्या करता है कि मौन वाचन सहस्वर वाचन में आता है, मौन वाचन आता है ना,
मौन वाचन, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तब बच्चा क्या करता है, पढ़ता है आराम से, और पढ़ने के बाद में जो अर्थ ग्रहण है वो सबसे ज्यादा किससे ग्रहण करता है, वो पठन कौशल से करता है, पठन कौशल है उससे करता है। और जब पठन कौशल से करेगा तो उसका ज्ञान अर्जन है वो सबसे अधिक उसी से होगा, किससे, पठन कौशल से। भाषण कौशल से क्या होता है कि जब वक्ता क्या करता है, भाषण देता है और श्रोता उसको सुनता रहता है। श्रवण कौशल में क्या है, सुनना होता है, और उसके में लेखन कौशल में लिखना होता है। ये 3 कौशल है, उससे अधिक ज्ञान अर्जन किससे होता है, पठन कौशल से सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है आकाशवाणी। आकाशवाणी जो इति किम कारकम प्रकारकम साधनम अस्ति, आकाशवाणी है ये किस प्रकार का प्रकारक साधन है, ये सहायक सामग्री को हम कह सकते हैं। क्या होती है, सहायक सामग्री, टीचिंग मेथड भी बोल सकते हैं कि आकाशवाणी है वो किस प्रकार का प्रसाधन है, यानी किस प्रकार से हम इसको किस टीचिंग मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दृश्य सामग्री है, या फिर श्रव्य सामग्री है, या दृश्य श्रव्य सामग्री है, या क्रिया साधन है, यानी दृश्य सामग्री केवल दिखाई देती है, उसके बाद में श्रव्य सामग्री केवल सुनाई जाती है, उसके बाद में दृश्य और श्रव्य सामग्री दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी, और तीसरा क्रिया साधन, केवल बोर्ड पे या किसी प्रकार क्रियाकलाप करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा दृश्य आकाशवाणी, आकाशवाणी एक वाणी विशेष है, वाणी वाक, वाक से संबंधित है, तो इसका मतलब है ये श्रव्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है, श्रव्य सामग्री, श्रव्य साधन माना जाता है। टीचिंग मेथड के अंदर क्या माना जाएगा, श्रव्य साधन माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा पाठ्य पुस्तकम, यानी पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय आंतरिक पक्ष से सिद्धांत भवति। पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण करते हैं, यानी बच्चे को, अब जैसे 2nd क्लास का है, 3rd क्लास का, 4th क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो उस बच्चे को किस प्रकार की बुक है उसका निर्माण करके उसके सामने जो पाठ्य सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाती है। किस प्रकार की, रोचकता होगी, या फिर उद्देश्य से परिपूर्ण होगी, या व्यवहारिकता से परिपूर्ण होगी, या उपरोक्त, यानी यहाँ क्या है, थोड़ा सा हलंत लगा लीजिएगा इसके अंदर, तो यहाँ क्या होगा, उपरोक्तता, यानी इन सभी में। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी लेखक होता है या किसी प्रकार की बुक विशेष है उसका प्रकाशन होता है, तो उसमें सबसे चीजें क्या देखी जाती है कि बच्चे के अंदर रोचकता पैदा होनी चाहिए। कोई भी लेसन है या कहानी है उसमें किसी न किसी प्रकार की रोचकता पैदा की जाएगी। उसके बाद में यदि कोई कहानी देगी तो उस कहानी का उद्देश्य क्या है, यदि कोई कहानी दे भी दी उस कहानी का उद्देश्य क्या है ये भी निर्धारित करेगा। और उसके बाद में व्यवहारिकता, बच्चे में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई भी कहानी दे दी, तो कहानी दे दी उसकी रोचकता बनी रहेगी तो बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद में उसका कहानी का अंतिम उद्देश्य क्या है वो उद्देश्य भी लेकर आएगा। उसके बाद में व्यवहारिकता, बच्चे में परिवर्तन क्या होगा ये भी निर्धारित करेगा। इसका मतलब क्या है, ये रोचकता भी होनी चाहिए, उद्देश्यता भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल उपरोक्त त्रय अपि, उपरोक्त तीनों दिए गए वो सारे के सारे आने चाहिए। इन रोचकता भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता भी होनी चाहिए और उसके अंदर उद्देश्य भी शामिल होना चाहिए। ये आंतरिक पक्ष निर्धारित करता है किसी भी सिद्धांत के अनुसार पाठ्य पुस्तक निर्माण के अंदर। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा बिंदु है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सत्य और असत्य निर्माण के लिए बहु साधनम आर्सनम प्रश्नानार्थ इत्यादि, यानी क्या करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए और सत्य और असत्य उसका निर्णय करने के लिए और बहु साधनम यानी बहुत से विकल्प में से एक का समाधान करने के लिए प्रकारा कस्य परीक्षा एवं संधि, यानी इसमें से कौन से प्रकार का जो परीक्षा है उसकी निर्धारित की जाती है, परीक्षा विशेष वो निर्धारित की जाती है। तो इसमें देखिए श्लोक परीक्षण में श्लोक विशेष है वो परीक्षा, श्लोक में तो क्या है बहुत बड़े बड़े जो ग्रंथ विशेष है उसमें से दी 4 लाइनें 5 लाइनें उसको याद करना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंदर निबंध रूप परीक्षण के लिए और अंताक्षरी परीक्षण लिए। तो हमेशा ध्यान रखें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए बहु विकल्प में से एक को चूज करना है। एक शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, एक शब्द के अंदर उत्तर देना होता है, वो किसके अंदर आता है,
रिक्त स्थान पूर्ति के अंदर। और सत्य असत्य के रूप में देंगे, सत्य है या असत्य है, तो वो हमेशा किसके अंदर है, ब ऑप्शन यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे आपका एग्जाम होता है किसी प्रकार का, जैसे रेट का हो गया, फर्स्ट ग्रेड का, उसमें क्या होता है कि अ ब श द 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक को चुनना होता है, एक को चुनना होता है, तो वो क्या वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत आता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा उसके अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार इति शब्द से को अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार है, उसका क्या अर्थ है, उपचार है, इस शब्द का अर्थ क्या है। एक तो देखिए अधिगम, अधिगमन, उसके बाद अवबोधनम, उसके बाद में सर्वविध दोषाणाम निराकरणम, उसके बाद में संप्रेषणम। अब देखिए अधिगमन, अधिगमन किसी की चीज है उसको क्या है, उससे बच्चे विशेष तक पहुंचाना। अवबोधन उसका ज्ञान करवाना। सर्वविध दोषाणाम निराकरणम यानी सभी विधियों के द्वारा जो दोष है, विकार है, उसका निराकरण। उपचार का अर्थ ही क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का उपाय ढूंढ करके उसका निराकरण करना। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा, स ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा स, क्योंकि सभी विधियों के द्वारा या अनेक प्रकार की विधि आदि के द्वारा जो दोष है उसका निराकरण करना ही क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसका अर्थ भी यही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बिल्कुल सही, सी यानी स ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा बिंदु है स्वतंत्रता परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकनम इति, यानी स्वतंत्रता के समय आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा बहुविध मूल्यांकनम इति सर्वप्रथम कद अनुशंसितम, अर्थात कहा गया है कि जो आचार्य नरेंद्र समिति है उसने इस बहुविकल्प या बहुमूल्य जो नीति है उसका निर्धारण किया गया था। इस ऑप्शन के अंदर देखा जाए तो इसमें आपको विकल्प के रूप में दिया गया था, क्या दिया गया था कि सभी को कॉमन अंक दिए गए थे इस क्वेश्चन का आंसर के रूप में। लेकिन संतोष मित्तल नाम का एक लेखक है और उनकी एक बुक है, उस बुक के अंदर ये 365 नंबर पेज के अंदर 365 नंबर पेज पर इस समिति विशेष और जो अनुशंसा की गई थी उस अनुशंसा से संबंधित इसका आंसर दिया गया है। इसका आंसर, इसको कॉमन अंक दिए सभी को, लेकिन आंसर बिल्कुल उसके अंदर साफ दिया गया। 1948 के अंदर अनुशासित की गई थी, इसके अंदर 1948 के अंदर इसको लागू की गई थी स्वतंत्रता के बाद में 1948 में। अब तो 1986 के बाद में इसको फिर लागू किया गया था, नई जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत, लेकिन 1948 में उसको अनुशंसित की गई। लेकिन वहाँ क्या है, 2018 का पेपर था उसके अंदर सभी को कॉमन अंक दिए गए थे इसके अंदर, लेकिन कॉमन अंक वाली बात नहीं थी। यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही था। उस समय क्यों दिया गया, किस कारण से दिया गया, ये तो वो बोर्ड ही जाने कि बोर्ड ने इसको सही माना है गलत माना। सभी को कॉमन अंक दिए गए थे, वो कुछ 47 माने कुछ 48 माने, लेकिन रियल आंसर उसका क्या था, 47 था। 1948 था। 1948 संतोष जो मित्तल है उनकी बुक में भी दिया गया। 365 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि 1948 के अंदर इस की अनुशंसा की गई थी, इसकी अनुशंसा की गई थी। तो इसका बिल्कुल साफ आंसर है 1948। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 74, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्ष से आंतरिक मूल्यांकन से ऊपरी बल दत्तम, यानी शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण है उस परिषद में आंतरिक मूल्यांकन है, वो उस पर बल कब दिया गया था, आंतरिक मूल्यांकन का पर बल कब दिया, आंतरिक मूल्यांकन का बल दिया गया था, वो था 1975 के अंदर। 1975 के अंदर ये भी संतोष मित्तल की बुक में साफ लिखा, उन जो 365 नंबर पेज पर इसी को लिखा गया है। दोनों का आंसर क्या है, 365 नंबर पेज पे लिखा गया संतोष मित्तल की बुक के अंदर, लेकिन वहां भी संस्कृत शिक्षण के अंदर, संस्कृत शिक्षण है उसके अंदर लिखा गया था। तो उस समय क्या हुआ था, 1975 इसका बिल्कुल आंसर सही था।
1975 आंसर था, सही था। दूसरा बात ये भी था, जो पहले वाला क्वेश्चन आया था उसमें भी 1900 जो 365 नंबर पेज पे था, इसका आंसर भी 365 नंबर पेज पे था, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सही माना गया। उसका आंसर क्या है, कॉमन अंक दिए गए थे, तो यहाँ 1975 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा कि ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे क्या है, एक वर्बलिक एक कैसे ने रट्टाफिकेशन तरीके से याद करके इसका शोषण है वो याद किया जाता है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा, अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है वो उसका मूल्यांकन पर बल दिया गया 1975 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कार्य योजना है उसका संगठन कब बना था, ये कब बना था, ये बना था 1968 के अंदर। किसके अंदर, 1968 के अंदर बना था। इसका आंसर बिल्कुल सही क्या है, द ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो कार्य योजना संचालित की थी उस समय उसका संगठन 1968 के अंदर बना था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित अपठित गद्यांश आधारित निम्नांकित प्रश्न समाधे, यानी ये आपके सामने एक पैरा दिया होगा। गद्यांश और पद्यांश दो प्रकार के आते हैं सेकंड भाषा के अंदर। जब सेकंड लैंग्वेज आज चूज करते हो तो उस समय क्या होता है कि हमारे पास में कितने आते हैं कि दो प्रकार के आते हैं, एक तो गद्यांश आता है और एक आता है पद्यांश, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज के अंदर। और सेकंड लैंग्वेज में जब गद्यांश और पद्यांश आता है तो दोनों में क्या आता है, आपको उसमें से आंसर चूज करना पड़ता है, उसमें से आंसर चूज करना पड़ता है कि अयम कवि कुल गुरु कदा कत समक्ष जनपद अमलकतवान स्वजन्मयति विवादास्पदम अपि तथापि सूक्ष्म परीक्षण इदम वक्तुं शक्यते यत् एषः महाकवि स्वजनुषा कश्मीर अनुभव मलम चंकार है अस्य उज्जैनी वर्णनेन कुमार संभवे च हिमालय वर्णन ज्ञायते यद् अयम रूढ़े वयसि उज्जैनि गतो भवेत् विक्रमार्कस्य सभायां प्रतिष्ठा लेभे तरुणे च वयसि कश्मीर अन्य अधिक जगह है। अब इसके अंदर से आपको व्याकरणिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर क्या है, व्याकरणिक क्वेश्चन पूछेंगे, न कि आपसे ये पूछा जाएगा इसमें से कौन कहाँ कैसे, बल्कि व्याकरणिक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए भवेत लिखा हुआ है, इसका पूछ लिया जाए, महाकवि का पूछ लिया जाए, तथापि का, कदापि का, जनपद का पूछ लिया, इनमें से क्वेश्चन शब्द उठा करके व्याकरणिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न कि आपसे इसका अर्थ विशेष। व्याकरणिक क्वेश्चन पूछने का मतलब कि व्याकरणिक दृष्टि से भवेत शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा लकार है, ठीक है, इसमें कौन सी धातु है, या कदा शब्द है विकारी है अविकारी है, तथापि शब्द है इसमें संधि विच्छेदिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही गहराई से देखना पड़ता है यदि आपका व्याकरणिक ज्ञान है तो। यदि व्याकरणिक ज्ञान है तो आपको बहुत ही जल्दी इसको क्वेश्चन को हल कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपना पहला ही क्वेश्चन आता है इसका, मही भुजो इति पदे का विभक्ति। मही भुज है उसमें कौन सी विभक्ति है। अब यहाँ देखिए मही भुज शब्द आया है और मही भुज के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इस पेरे के अंदर दिया है। तो मही भुज के अंदर कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ देखिए तृतीय है, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी, आपकी कौन सी विभक्ति होगी। तो यहाँ देखिए मही भुज दिया हुआ है तो ये हमारी षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि शब्द रूप को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि शब्द रूप आपको याद नहीं है तो आप मही भुज को ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। शब्द रूप याद होना बहुत ही जरूरी है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन था इस पैरे के अंदर से, जो षष्ठी विभक्ति है, मही भुजो इति पदे का विभक्ति, मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाकवि इत्यस्य क समास है। महाकवि इसमें कौन सा समास है। देखिए बहुव्रीहि समास होता है, उसमें अन्य पद की प्रधानता रहती है। कौन से पद की, अन्य पद की प्रधानता रहती है। और कर्मधारय में क्या होता है, उपमेय उपमान, कौन सा, उपमेय उपमान, या फिर कहते हैं विशेष्य विशेषण का समास होता है। कौन सा, विशेष्य विशेषण का समास। और उसके बाद में हमारा आता है अविभाज्य समास में होता है प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। और ये भी ध्यान रखना कि प्रथम पद क्या होता है, अविकारी होता है।
अविकारी किसी प्रकार का जैसे मान लेती है, उपसर्ग भी हो सकता है या कोई अन्य भी हो सकता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से? दोनों पद प्रधान होते हैं। जब दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही होता है संघर्ष। द्वंद्व का अर्थ क्या था? संघर्ष। अब यहां देखिए महा और कवि, क्या है? महा और एक शब्द लिखा है कवि, ये दो शब्द दिए। तो यहां देखिए महाकवि, दोनों में देखिए महान कवि ऐसा लिख सकते हैं अपने, क्योंकि नए का यहाँ क्या लोप हो जाता है। तो महान कवि, तो यहाँ क्या है? उपमेय, उपमान या विशेष से विशेषण। कवि है लेकिन क्या है? वो महान है, तो इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। क्या बतलाई जाती है? विशेषता। ये पहले भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन कवि शब्द है उसकी विशेषता महानता के रूप में बता रही है। विशेष्य और विशेषण का जब समास होता है वो हमेशा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ये किसी एक अर्थ के लिए इंगित नहीं करता, रूढ़ शब्द के लिए अंदर नहीं होता है, बल्कि ये कि विशेषता के अंतर्गत आता है। इस कारण से इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा? कर्मधारय। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वक्तुम इत्यत्र क प्रत्यय। वक्तुम इत्यत्र क प्रत्यय, वक्तुम शब्द है। देखिए जो वक जो दे रखा है तो वच धातु है। कौन सी है? वच धातु है। वाच भी कह सकते हैं और वाक भी कह सकते हैं, लेकिन मूल धातु है वो कौन सी है? वच धातु है। उसके बाद में इसमें प्रत्यय कौन सा है? देखिए कत्वा में क्या बचता है? त्वा शेष रहता है। कत्वा में क्या बचता है? त्वा शेष रहता है। और तुमुन प्रत्यय, यह तुम शब्द है, ये कोई प्रत्यय विशेष नहीं होता है। उसके बाद में क्या है? कतुम, क तु मैं, कतुम दे रखा है, तो इसमें क्या है? क तु और मैं, इसमें यदि इसका लोप करते हैं, इसका लोप करते हैं तो तू शेष रहता है। और तुमुन में क्या बचता है? तुम शेष रहता है। तुमुन में क्या बचता है? तुम शेष रहता है। कहने का मतलब है कत्वा में त्वा शेष रहता है और तुमुन में तुम शेष रहता है। ये दो प्रत्यय विशेष है वो किसी अंतर्गत नहीं गृहीत किए जाते। तो इसमें देखिए वत्स प्लस तुम, तुमुन में तुम शेष रहता है। ये तुम किसके साथ में लगा है? वत्स प्लस तुम, ये प्रत्यय लग जाएगा वत्स प्लस तुम, क्योंकि तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहेगा। अब जब कभी भी चय का तय के साथ संपर्क होता है ना, तो कै चय हो वो कै में बदल जाता है। तो क्या बन जाएगा? वह आधा क तू और मैं, वक्तुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह आधा क तू और मैं, वक्तुम बन जाएगा। क्योंकि ये नियम आगे आएगा जब प्रत्यय विशेष का हम अध्ययन करेंगे, उस समय इस नियम विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा अद्य, अद्यापि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुतः। अद्य शब्द दे रखा, अद्यापि शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहां देखिए जो शब्द अद्यापि शब्द दे रखा है, अद्य प्लस अपि, क्या बनेगा? अद्य प्लस अपि, ये शब्द दिया हुआ है। इस प्रकार से संधि विच्छेद कर सकते, क्योंकि अद्य का मतलब होता है आज, अपि का मतलब होता है भी। यहां भी अद्या दोनों शब्दों के साथ में क्या है? मिला करके दीर्घ किया हुआ है। क्या किया हुआ है? दीर्घ किया हुआ है। ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ किया हुआ है। तो यहाँ ए प्लस ए मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। तो यहाँ अद्य प्लस अपि जहां भी आपको मिलता है, ये ए बै शायद में, वो बिल्कुल आंसर सही होगा। देखिए अद्य प्लस अपि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अद्य प्लस अपि ये भी गलत है, सही नहीं हो सकता। अद्य प्लस अपि ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई है अद्य प्लस अपि के अंतर्गत। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा भवेत। भवेत इत्यस्य क लकार प्रयुक्त। भवेत इत्यत्र क लकार प्रयुक्त। भवेत शब्द में कौन सा लकार होगा? ये देखिए भवेत में भू धातु है। ये कौन सी धातु है? भू धातु है। भवेत भवेताम भवेयु, भवेत भवेताम भवेयु। तो यहाँ देखिए भवेत भवेताम भवेयु ऐसा शब्द लिखा जाता है, धातु लिखी जाती है, वो विधि लिंग लकार की होगी। कौन सी? विधि लिंग, क्योंकि लिट लकार में प्रयुक्त नहीं होता, लट लकार में भवती भवता भवंती होगा, और लुंग लकार में लिखा जाएगा तो वो भी नहीं होगा। तो ये विधि लिंग लकार में भवेत भवेताम भवेयु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये शब्द रूप है, उसी के अंदर इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द जब तक आप रट कर नहीं रखोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्द रूप है या धातु रूप है, उसको याद करके आप क्या अन्य धातु को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अधोलिखित अपठित पद्यांशम अवलंब्य निम्नलिखितानां प्रश्नानां
समाधे, नीचे लिखित अपठित पद्यांश है उसको आधार मानकर निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका समाधे कहने मतलब उनको हल कीजिए। अब आपको पहले वाला पैरा कौन सा था, वो गद्य था, ये हमारा क्या है, पद्य है। क्या है, पद्य भाग है। और पद्य भाग को हम श्लोक के रूप में आता है, उसको पढ़िए और उसको पढ़ करके आप क्या करते हैं, नीचे क्वेश्चन दे के उनको हल करना होता है। देखिए, केयूराणी न भूष्यन्ते पुरुष हारा न चंद्र उज्ज्वल न स्नानम न विलेपनम न कुसुम न अलंकृता मूर्धज वाणी एक अलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते है क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। कहते हैं कि न केयूरानी क्या होता है, केयूरानी होती है कि बाजूबंद, कि बाजूबंद पहनने से पुरुष की शोभा नहीं होती। बाजू मतलब जो हमारे जो बाजुओं पर आभूषण विशेष पहना जाता है, कि उस बाजूबंद पहनने से पुरुष की सुंदरता नहीं बढ़ती, और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल यानी सफेद रंग के जो हार है वो पहनने से उसकी शोभा बढ़ती है। न तो बाजूबंद पहनने से और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से उसकी शोभा बढ़ती है। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान करने से और न ही बड़े बड़े तिलक या किसी प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन लगाने से उसकी शोभा बढ़ती है। न कुसुम अलंकृता मूर्धजा, और न ही बालों में या किसी प्रकार के जो हम जूड़ा विशेष करते हैं उसमें फूल आदि या सुंदरता बनाने के लिए उसकी जो बाल आदि खुले करने उसकी शोभा बढ़ती है। वाणी एकम अलंकरोति, कि वाणी एक ऐसी है जो मनुष्य को सुशोभित करती है, या संस्कृता धरती है, जो संस्कृति रूपी वाणी हो। वाणी भी ऐसी होनी चाहिए जो संस्कृति रूपी हो। संस्कृति मतलब जिसमें किसी प्रकार की जो ठेस न पहुंचाने वाले शब्द न हो। ऐसा नहीं हो कि सामने वाले व्यक्ति विशेष वाणी बोल रहे हो लेकिन ठेस पहुंचाते, ऐसी वाणी नहीं। वाणी ऐसी कोमल होनी चाहिए जिसको दूसरे को प्रभावित कर से, संस्कृति से परिपूर्ण हो, विवेक से परिपूर्ण, सारी जो संस्कृति से संबंधित समाधान यानी समाधेय मतलब धारण करती है, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, संस्कृति रूपी होनी चाहिए वाणी हमारी। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, कहते हैं कि सुंदरता तो क्षण भर के लिए होती है, वो नष्ट हो जाती है। क्या होती है, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, ये आभूषण विशेष है, वो क्षण भर के लिए थोड़े समय के लिए होती है, वो नष्ट हो जाती हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी एक ऐसा आभूषण है जो लंबे समय तक आपके साथ में चलता है, लंबे समय तक आपके साथ में चलेगा, यानी हम अमर रहेगा वो। तो ये हमारे पैरा था, इस पैरा का अर्थ था। अब हमारे इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला पद्ये अस्मिन् प्रयुक्तम छंदम नाम लिखित है, इस पद्य के अंदर जो छंद है उसका नाम लिखिए। छंद, अब देखिए शिखरणी है, उसके अंदर कितने शिखरणी है, उसके अंदर कितने जो वर्ण विशेष है उसको शामिल किया जाए। शार्दूल विकृतम उसमें कितने होते हैं, वसंत तलिका में कितने वर्ण होते हैं, पदाक्रांता में कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दो, शिखरणी में 17 वर्ण विशेष वो शामिल किए जाते हैं। शब्द विशेष वर्ण विशेष वो 17 होते हैं, और शार्दूल विकृत में तो 19 होते हैं। कितने होते हैं, 19 होते हैं। और वसंत तलिका में कितने होते हैं, 14 होते हैं। और मंदाक्रांता में भी कितने, 17 होते हैं। कितने, 17, 19, 14, 17। अब हम चलते हैं इस पैरे के अंदर वापस, किसके अंदर कितने, देख केरो ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसके अंदर क्या है कि जो खाली जो हलंत दे रखे उनको शामिल नहीं किया जाएगा। हलंत दे रखे उनको शामिल नहीं किया जाएगा, तो उस हलंत को निकाल लें तो हमारे पास कितने बचते हैं, केवल 19 बचते हैं। हलंत को निकाल लें, जैसे जय हलंत दे रखा है, तय हलंत दे रखा है, ये तय हलंत ही है, इसको दे रखा है, ठीक है। और जय ये भी हलंत है, इसको भी हलंत है, क्योंकि जय दोनों है वो हलंत माना जाएगा, हलंत ही होता है। जुअल में क्या है, जय हलंत होता है। तो इस कारण से इसमें कितने होते हैं, 19 वर्ण दिए हुए हैं। जब 19 वर्ण दिए होते हैं, दूसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19। ये 19 यहाँ भी 19 वर्ण दिए गए। तो 19 वर्ण जहां शामिल किए जाते हैं तो वो कौन सा होगा, इसका ऑप्शन हमारा होगा शार्दूल विकृतम। शार्दूल विकृतम इसका आंसर है, बिल्कुल सही होगा। कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल शार्दूल विकृतम आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, भूष्यन्ति इत्यत्र क लकारा प्रयुज्यन्ति। भूष्यन्ति भवति भवता भवन्ति, पठते पठता पठन्ति, ठीक है।
भवती, भवता, भवंती, पठती, पठता, पठंती। उसी तरह क्या होगा, भूषयंती, भूषयंती। तो यहां भी कौन सा है, लट लकार होगा। कौन सा होगा, लट लकार होगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कौन सा होगा, स ऑप्शन होगा। क्यों, देखिए भवती, भवता, भवंती, उसी प्रकार पठते, पठता, पठंती, उसी प्रकार भूष्यति, भूष्यता, भूष्यंती, ये नहीं बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो यहां भी लट लकार का रूप चलेगा। तो कौन सा लकार है इसके अंदर, लट लकार है। नेक्स्ट है वाणी एका इत्यत्र का संधि। वाणी एका यानी वाणी एका शब्द का, उसमें कौन सी संधि है। और वाणी एका में हम संधि बनाएंगे तो कैसे बनेगी, वाणी प्लस एका, प्लस से पहले अपने क्या दे रखा है, ए दे रखा है, उसके बाद में ए दे रखा है, असमान स्वर दे रखा है। जब कभी भी क्या संधि यन संधि होता है, उसमें क्या होता है कि नियम होता है कि प्लस से पहले हर्ष दीर्घ ए उ या री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए। कौन सा है, असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। उ के स्थान पर वह आदेश होगा। री के स्थान पर क्या होगा, र आदेश होगा। क्या होगा, ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर क्या आदेश होगा, र आदेश होगा। तो वहां क्या होता है कि यण संधि होती है। यहां भी नियम वही लागू होगा। वाणी प्लस एका, प्लस से पहले क्या दे रखा है, ई दे रखी है, उसके बाद में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ये असमान स्वर दे रखा है, तो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश है। वा और न और आधा हो जाएगा। क्यों, कि उसके बाद में ई दे रखा है, ई के स्थान पर क्या देगा, यह आदेश हो जाएगा। प्लस एका, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाणी एका बनेगा। वा आधा न यह के अंदर ए मिल जाएगा और वाणी एका बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी कि नियम लागू होता है यण संधि का। तो इसमें यण संधि का जो भी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। तो द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गुण में क्या होता है, प्लस से पहले ए या आ आएगा, उसके बाद में ए आई सॉरी ई उ या री आएगा। और वृद्धि में क्या होता है, प्लस से पहले ए या आ, उसके बाद ए आई ओ औ आएगा। उसके बाद दीर्घ में क्या होता है, दोनों में एक जैसे स्वर आएंगे। प्लस से पहले और प्लस के बाद में जहां स वर्ण होता है वहां दीर्घ होता है। और यण संधि में क्या होता है, इक के बाद में यदि असमान स्वर है तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। क्लियर बात। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, स्नानम। स्नानम इत्यत्र क्या प्रत्यय। प्रत्यय वो होता है जो किसी धातु या शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो वो क्या होता है, प्रत्यय कहलाता है। तो यहां देखिए स्ना धातु है। कौन सी धातु है, स्ना धातु है। उसके बाद में क्या है, नम, न और मैं, ऐसा बच गया न, मैं ऐसा बचा। लेकिन इसके साथ में हो सकता है ए हो या आ हो, कोई भी हो सकता है। कैसे, अब सत्री प्रत्यय में क्या बचता है, अत बचता है, तय हलंत होगा, इसका मतलब सत्री प्रत्यय नहीं है। ल्युट में क्या होगा, यू बचेगा। ल्युट में क्या होता है, लय का और टय का लोप हो जाता है, क्योंकि लय का लसक्वात द्वितीय से लोप हो जाता है, टय का हलंत्यम से लोप हो जाता है। इससे क्या हो गया, तस्य लोप से लोप। और कत में क्या बचेगा, तय शेष बचेगा। कत में क्या बचेगा, तय शेष बचेगा। और सानस में क्या बचता है, आन बचता है। सानस में क्या बचता है, आन बचता है। इसका मतलब क्या है, अत यू तय आन। अब ये भी आन भी नहीं होगा और तय भी नहीं होगा और अत भी नहीं होगा। ये तीन ऑप्शन आपके निकल गए। अब बचता है यू। यू बचता है तो यूर नाकव के यू के स्थान पर अन होता है। यूर नाकव सूत्र है, उसमें यू के स्थान पर अन होता है। यू के स्थान पर अन होता है। अब दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सना प्लस अन बराबर क्या बनेगा, सना और न बन जाएगा, सनान बन जाएगा। ये हमेशा किस में बनता है, जब कभी भी लुट प्रत्यय लगता है किसी साथ में, वो हमेशा नपुंसकलिंग में बनता है। तो नपुंसकलिंग में बनेगा तो क्या बन जाएगा, न लगेगा, स्नानम शब्द बन जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा स्नानम शब्द में कौन सा प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है केयुराणी इत्यत्र किम लिंगम। अब जो संस्कृत में और हिंदी में दो एक विशेषता पाई जाती है। संस्कृत में लिंग होते हैं 3 प्रकार के और हिंदी में लिंग होते हैं 2 प्रकार के। हिंदी में क्या लिखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। और संस्कृत में क्या होता है, नपुंसकलिंग और होता है। क्या होता है, नपुंसकलिंग एक और होता है। अब इसमें क्या होता है, पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग होता है, स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग होता है। और इन दोनों को छोड़कर अन्य विशेष निर्जीव विशेष के अंदर आता है, वो नपुंसकलिंग के अंदर आता है। जब कभी भी
पुल्लिंग जाति का बोध करा पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध करा स्त्रीलिंग, और इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य विशेष शब्द के लिए जो लिंग का निर्धारण होता है वो नपुंसकलिंग होता है, वो संस्कृत में होता है। हिंदी में केवल 2 होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या सर्वलिंग? सर्वलिंग तो हो ही नहीं सकता, सर्वलिंग तो हो ही नहीं सकता संस्कृत में। अब अपने बढ़ते हैं पुल्लिंग, के युरानी, यानी आनी प्रत्यय लग जाता है, इसका मतलब फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलाने शब्द लिखा है वो क्या है? नपुंसकलिंग है। अब उसी की तरह केयूर प्लस आने कयूरानी, तो यहाँ क्या है, ये जो बहुवचन का प्रयोग किया, प्रथम जहाँ विभक्ति है उसका बहुवचन का प्रयोग किया है, तो ये कौन से लिंग का है? ये नपुंसकलिंग का है। क्यों? यदि पुल्लिंग होता तो क्या होता? रामा रामो रामा, यदि स्त्रीलिंग होता रमा रमे रमा का प्रयोग होता, और यहाँ क्या नपुंसकलिंग है, फलम फले फलाने, तो ये के रानी बहुवचन का प्रयोग है किया। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा लिंग है? इसमें नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह गुरु से प्रश्न पूछता है, वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इस वाक्य में जो लिखा है उसका संस्कृत अनुवाद कैसे बनेगा? तो कहा है इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन अनुवादं कुरुते, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत में अनुवाद करें, एक छोटी सी चीज बता देता हूं इसके अंदर। देखिए स सब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स सब में लिखा हुआ है, और उसके बाद में प्रश्नम ये शब्द लिखा हुआ है, ये भी सब में लिखा हुआ है। यहाँ भी क्या है? 6 है, ध्यान रखना, ये भी 6 है। पृच्छते, यहाँ पृच्छते, और यहाँ भी क्या है? पृच्छति है। यानी तीनों चारों ऑप्शन दे रहे हो, पृच्छते 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 पृच्छति, यानी तीनों जो क्रिया विशेष चारों है वो पृच्छति है। 6 यहाँ, यहाँ 6 मिसप्रिंट है यहाँ। अब यहाँ देखिए कि गुरुम गुरु गुरुवे गुरु, इसमें दीर्घ, इसका मतलब है जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो कहाँ आ रही है? वो गुरु शब्द में आ रही है। किसमें? गुरु शब्द है, गुरु के अंदर ही समस्या सबसे बड़ी है। अब इसके अंदर क्या है? परिवर्तन किस प्रकार से होगा? पृच्छ धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय का प्रयोग होता है। पृच्छ ब्रू और ये धातु होती है, उसके अंदर हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है। जय गुरु ये प्रथमा है, गुरुवे ये चतुर्थी है, गुरु ये सप्तमी विशेष है, तो इसमें क्या बचेगा हमारा? एक गुरु शब्द दे रखा है, स गुरुम प्रश्न पृच्छति, तो गुरु शब्द दे रखा है, उसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पृच्छ धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति? द्वितीय का प्रयोग होगा, तो गुरुम शब्द है वो बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, मया फलाने खाद्यन्ते, मया फलाने इत्यस्य वाच्य परिवर्तन कुरुते, इसमें वाच्य परिवर्तन करना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वाच्य परिवर्तन और संस्कृत में वाच्य परिवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, जब आपके सामने कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता में प्रथमा आती है, तो उक्त जिसको बोलते हैं ना, उक्त बोलते हैं। उक्त में क्या होता है? जो प्रधान होगा उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, और उक्त के अंदर हमेशा प्रथमा का प्रयोग होता है। उक्त होता है उसमें प्रथमा का। अब यहाँ देखिए मया जो दे रखा है वो प्रथमा नहीं है, मतलब ये उक्त नहीं है। फलानी है, इसमें प्रथमा है, इसका मतलब उक्त है ये, और खाद्यन्ते इसके अंदर क्रिया है। अब आपको वाच्य परिवर्तन करना है। ये कौन सी विभक्ति है? अहम अवाम वयम, माम अवाम वयम, उसके बाद मया तृतीय विभक्ति एक वचन है। कौन सी है? तृतीय विभक्ति और एक वचन है, एक वचन है। इसका मतलब है कर्ता के अंदर तृतीय आई है, और जो कर्म था उसमें कौन सी आ रही है? प्रथमा विभक्ति आ रही है, प्रथमा आ रही है, तो इसमें कर्म प्रधान है, ये कर्ता के इसके अंदर निष्क्रिय कर्म वाच्य वाक्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य ये माना जाएगा, कर्मवाची वाक्य है, कर्मवाच्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि कर्ता को तृतीय विभक्ति में, कर्म को प्रथमा में प्रयुक्त किया है, इस कारण से ये फलाने शब्द है वो प्रधान है और इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे? कर्ता को प्रथमा बना देंगे, तो मया का क्या बन जाएगा? अहम बन जाएगा। मया क्या बन जाएगा? अहम बन जाएगा। और फलाने शब्द फलम फले फलानी, और द्वितीय में भी क्या होगा? फलम फले फलानी होगा, तो ये फलानी का फलानी ही रहेगा, फलानी। क्या बन जाएगा? फलानी। अब क्या करना है आपको? अब करना है जो खाद धातु है, क्या है? खाद धातु है, इसका क्या है?
विभक्ति विशेषण कारक विभक्ति है उसके अनुसार बनाया जाएगा। तो यहाँ देखिए कर्ता दे रखा है, उत्तम पुरुष एक वचन का दे रहे हैं, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। तो खाद धातु खादती खादता खादंती खादसी खादता खादत खादामी खदावा खादामे, उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या बनेगा खा दा और मी, खादामी शब्द बनेगा। तो अहम फलाने खादामी, जहां भी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ देखिए अहम, ये मया नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अहम पहला और दूसरा ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो अहम फलाने खाद्यंते, ये भी गलत है। अहम फलाने खादामी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अहम फलाने खादामी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है, च इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, एकु विसर्जनम कंठ है, इचु यसानाम तालु, क्या होता है इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम, तो यहाँ ई और च वर्ग जहां होता है उसका क्या होता है तालु होता है, क्या होता है तालु। तो यहाँ दे एक्व विसर्जनम कंठ इचु यसानाम तालु ऋतु लसानाम दंत है। तो यहाँ देखिए ई और च दे रखा है, इस च का उच्चारण स्थान क्या होगा तालु होगा। कौन सा होगा तालु हुआ। ऋतु रसानाम मूर्धन्य है, ठीक है, उपदनाम ओष्ठ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ई का उच्चारण स्थान च का, य का, श का उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा स ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। स ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही, क्योंकि जो च है उसका उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स तस्य अनुगच्छति, ध्यान रखना कि व्याकरणिक अनुवाद से संबंधित या अशुद्धि संशोधन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का विशेष तौर ध्यान रखें, क्योंकि उसमें जो पूछा गया है वो क्या किसी न किसी नियम के पीछे पूछा गया है, कोई नियम विशेष होता है, उसी कारण से वो परिवर्तित नियम कहलाता है। परिवर्तित नियम क्यों कहलाया, क्योंकि जैसे स तस्य अनुगच्छति दिया हुआ है, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी यानी गलत लिखा हुआ है कुछ शब्द है, जिसके कारण उसको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ देखिए स तस्य अनुगच्छति इत्यस्य वाक्य से इदम संशोधयति, इस वाक्य को संशोधित करके लिखिए यानी शुद्ध करके लिखिए। देखिए स सबके अंदर दे रखा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। अब अनुगच्छति सबके अंदर दे रखा है, कोई कहीं भी गलत नहीं लिखा। इसका मतलब है जो तस्य शब्द दे रखा है वो गलत है, तस्य शब्द दे रखा है वो गलत है। इस तस्य के स्थान पर क्या आएगा, तस्य शब्द उसके स्थान पर क्या होगा। तो ध्यान रखना कि उप अनु ये किसी भी धातु के पहले लग जाते हैं, जैसे गम धातु है या अन्य धातु है उसके पहले लग जाते हैं, तो उसमें हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है। कौन सा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो स शब्द है या त शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी द्वितीय, क्योंकि तत् धातु है, ये तत् शब्द रूप है, उसको हम बनाएंगे तो किसके रूप में बनाएंगे, उसको हम द्वितीय यानी द्वितीय विभक्ति प्रथम पुरुष के रूप में यानी प्रथम एक वचन के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए स तम अनुगच्छति, ये तम शब्द का जो हम कहते हैं तत् शब्द है उसका क्या बनेगा द्वितीय विभक्ति एक वचन लगेगा। क्यों कि अकथितम च, अकथितम च सूत्र है, उसके अनुसार इसमें क्या होगा तम के अंदर जो तत् शब्द है उसके अंदर द्वितीय का प्रयोग होगा। किसके अंदर द्वितीय के अंदर प्रयोग होगा। तो यहां देखिए तस्य शब्द के स्थान पर तम आएगा, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्संगति किम न करोति पुंसाम इत्यस्य ऋक्स्थानम पूर्यत्वा सुक्तिम इमं निर्मापयत, यानी सत्संगति है वो हमारे लिए क्या नहीं करती, सत्संगति है वो हमारे लिए क्या नहीं करती, इस वाक्य विशेष सुक्ति विशेष उसको पूरा कीजिए। तो यहाँ भाष्य कथय बदत गदत ये शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन आपका क्या होगा कथय। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा, सत्संगति है मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, यानी सज्जनों की संगति है मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा कथ्य शब्द बिल्कुल सही होगा, कथ्य शब्द बिल्कुल सही होगा। तो ये जो सुक्ति है उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, आज हमने 2018 के अंदर जो रेट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन किया।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। जैसा कि हर प्रकार के जो वीडियो आते हैं उसमें से हमने भरसक प्रयास किया है कि आपको इस संस्कृत या अन्य जो रीट के शिक्षण है उसको अधिक से अधिक आप तक प्रोवाइड करवा करके आपके शिक्षण कार्य है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। धन्यवाद।